हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू परचम क्लासेस। मैं हूं ऋचा और आज हम पढ़ने वाले हैं मंथली करंट अफेयर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023। 3 कैटेगरीज है जिन पे एम्फेसिस रहेगा। इंडेक्स, रैंकिंग या रिपोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल दोनों कैटेगरीज की देखेंगे। इंटरनेशनल न्यूज़, जो भी कुछ दुनिया में हुआ है जो हमारे इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम से के लिहाज से इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड देन फाइनली स्पोर्ट्स कैटेगरी जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है एग्जाम्स में। नाउ सी, नए बच्चों के लिए मैं बता दूं कि हर महीने हम 5 वीडियोस लेकर के आते हैं जिसमें पूरे महीने के करंट अफेयर्स को हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करते हैं। 4 पार्ट्स ऑलरेडी आ रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मंथली करंट अफेयर 2023। 2022 की अलग से प्लेलिस्ट है, वो भी आप चाहें तो पुराने वीडियोस के लिए रेफर कर सकते हो। अब इन 5 पार्ट्स का एक सिंगल पीडीएफ होता है जो parchamclasses.in पे अवेलेबल करवाया जाता है। अब से इस पीडीएफ का नाम क्या होगा? मंथली करंट अफेयर मैगजीन। ये हार्ड कॉपी नहीं है, आपके घर तक नहीं पहुंचेगी, है सॉफ्ट फॉर्म में, पीडीएफ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसको हम मैगजीन नाम दे रहे हैं और ये कहाँ मिलेगी? parchamclasses.in पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स और रैंकिंग कैटेगरी से, पर उससे पहले मैं बता दूं, जो बच्चे नोट्स लेते हैं, स्क्रीनशॉट से पढ़ते हैं वो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप पीडीएफ ले करके बाय करके पढ़ाई करते हैं तो इट इज़ रेकमेंडेड कि इंडिविजुअल पीडीएफ की बजाय आप सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर जाइए। 2023 सीए सब्सक्रिप्शन है, परचम ऐप पे मिल जाएगा। इससे आपका कन्वीनियंस भी होगा, एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा आपको, आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी होगा बिकॉज काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है इंडिविजुअल पीडीएफ के मुकाबले। इसमें आपको डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथ्स, इकोनॉमिक, फाइनेंस सारे करंट अफेयर के पीडीएफ्स मिल जाएंगे। 1 साल की वैलिडिटी होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में एक ही जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, अब अगर आपको 2022 के पूरे साल के करंट अफेयर पढ़ने हैं, जो कि आपको पढ़ने ही होंगे अभी अगले 6 महीने तक, 8 महीने तक, जो भी एग्जाम आप दोगे उसमें 2022 का पूरा सीए आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए आप ईयर बुक की तरफ मूव कर सकते हो। इसका सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों अवेलेबल है। सॉफ्ट कॉपी parchamclasses.in या परचम ऐप से आप ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हार्ड कॉपी सिर्फ इंग्लिश में है और अब ये आप ऑर्डर कर सकते हो parchamstore.in पे जाकर के। ठीक है जी, और ज़्यादा जानकारी के लिए ऐप विजिट कर लो, सब कुछ पता पड़ जाएगा। लास्ट एक अनाउंसमेंट मैं कर देती हूँ, फिर अपन पढ़ना शुरू करते हैं। एसएससी एग्जामिनेशंस आर लाइंड अप, तो जिन बच्चों को नहीं पता है और वो पूछते रहते हैं कि मैम कोई कोर्स है क्या एसएससी के लिए, तो येस वी डू हैव अ कोर्स। परचम ऐप पे जाइए, आपको एसएससी स्टैटिक जीके का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सबका इंडिविजुअल और एक कंसोलिडेटेड जीए कोर्स मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी जो आप ले सकते हो। डिस्काउंट कोड जरूर से चेक कर लीजिएगा, हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब चलते हैं हमारी फर्स्ट कैटेगरी पे, विच इज इंडेक्स एंड रैंकिंग। इंडेक्स रैंकिंग से जुड़ा हुआ ही एक किक स्टार्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ट्राई कीजिए। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, नहीं आता डू नॉट वरी, पढ़ने ही आए हो आप, आज के वीडियो में इसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, बट जस्ट इन केस आपने कोई भी करंट अफेयर फॉलो किया है परचम से या कहीं और से, तो आप ट्राई कीजिए एटलीस्ट आंसर करने का। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, यानी कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? अगर आंसर आता है तो लिखिए, नहीं आता तो वेट कीजिए सीखने का। चलो पहले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब हम थोड़ा तसल्ली से पढ़ेंगे। स्टार्टिंग की इन्फो मैं बहुत जल्दी देती हूँ बिकॉज आई डू नॉट वांट टू वेस्ट योर टाइम, बट एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वरना आप लोग इंडिविजुअली पूछते हो। तो पहला पॉइंट आ रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक होता है या इंडेक्स होता है जिसमें कौन सा पासपोर्ट कितना फेवर्ड है ग्लोबली, कौन से देश का पासपोर्ट बहुत फेवर्ड है, यानी वहाँ के लोग, वहाँ के सिटीजन्स कितने फेवर्ड हैं आने के लिए टूरिज्म के लिए, वो दिखाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। और इसमें जापान ने टॉप किया है अगेन, और 5th ईयर रहा जिसमें कंसेक्यूटिवली जापान टॉप कर रहा है। और इसमें 193 ग्लोबल डेस्टिनेशंस ऐसी हैं जहां वीज़ा फ्री विजिट जापान के लोग अपने पासपोर्ट के बलबूते कर सकते हैं। सेकंड पोजीशन पे 2 देशों ने शेयर किया, सिंगापुर और साउथ कोरिया ने। और इंडिया की पोजीशन क्या रही? इंडिया 85th पोजीशन पे रहा। हमने 2 रैंक्स इंप्रूव किए हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले। ये क्वार्टरली इंडेक्स है, ध्यान रखिएगा, क्वार्टरली, ये क्वार्टरली इंडेक्स है, यानी हर 3 महीने में ये आ जाता है। तो जब भी आप ये वीडियो अगर 3 महीने बाद देखोगे, हो सकता है रैंक चेंज हो गया हो, तो दिस इज एज ऑन जनवरी 2023 दैट वी आर टॉकिंग। ओके, सो कुछ इंडेक्स क्वार्टरली आते हैं, कुछ 6 मंथ्स पे आते हैं, कुछ एनुअली आते हैं, कुछ बाइनली आते हैं, डिपेंड करता है। ये किस तरह का है? ये क्वार्टरली इंडेक्स है। सो इंडिया की पोजीशन 2 पॉइंट से इंप्रूव होकर के 85 पे आई है। लेकिन हमारा पासपोर्ट कितने कंट्रीज में वीज़ा फ्री है, पावर देता है हमको, वो रिड्यूस हो गया है। पहले 60 कंट्रीज में था, अब 59 कंट्रीज हैं जिनमें हम बिना वीज़ा के
पासपोर्ट के बलबूते जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पिक्चर्स बनी हुई है ना, ये हमेशा इन पे गौर फरमाया कीजिए। यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फो मिल जाएगी। जापान, देन सिंगापुर एंड साउथ कोरिया एक साथ सेकेंड नंबर पे है, देन जर्मनी, स्पेन, एंड देन इंडिया की पोजीशन क्या है, 85 है। कितने देश में हम जा सकते हैं वीजा फ्री, 59 देशों के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे। इंडिया सरपासेस जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली। वेरी इंपॉर्टेंट एक और अनाउंसमेंट इंडिया की ग्लोबल जो रीच बढ़ रही है या उसका इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है उसके लिए हमने जापान को पीछे कर दिया, सरपास यानी पीछे कर दिया है, टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली। मैं हिंदी में भी न्यूज़ पढ़ देती हूँ बिकॉज हिंदी वाले बच्चे डिमांड करते हैं, एक बार रीड कर दिया कीजिए। भारत जापान को पछाड़कर विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। सो ऑटो मार्केट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ऑटो सेल्स जो हमने लास्ट ईयर की है ना, जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं ऑटो सेल्स हमने, ऑटो मतलब सिर्फ वो ऑटो नहीं ड्रर वाला, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर है ना, जितनी भी हमने सेल की है उस लिहाज से हम थर्ड लार्जेस्ट बन गए हैं। सबसे टॉप पे कौन सा है, चाइना है। सेकंड नंबर पे कौन सा है, यूएस है। ओके, देन हमारी जो टोटल सेल रही न्यू व्हीकल्स की वो अराउंड 4.25 मिलियन यूनिट्स रही, जबकि जापान की 4.2 मिलियन रही। और क्योंकि हम ऑटो मार्केट की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा कार मेकर इंडिया के अंदर कौन है, मारुति सुजुकी। Then next news, Bangalore, Delhi, one of the top performing global airports of 2022. So बंगलोर दिल्ली 2022 के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले वैश्विक हवाई अड्डों में से एक बन गए हैं। ये किस रिपोर्ट के हिसाब से है, सीरियम ने ये लिस्ट टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स की इशू की है कि पूरी दुनिया में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनमें से टॉप परफॉर्मिंग कौन से हैं 2022 में। और उस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे 2 एयरपोर्ट हैं जो कि टॉप 7 रैंकिंग्स में भी आए हैं। कौन से हैं, सबसे पहला आ जाता है बैंगलोर का। बैंगलोर का हमारा जो एयरपोर्ट है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो ग्लोबल लेवल पे सेकंड रैंक पे आया है। और फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली का, वो आया है 7th पे, सेकंड और 7th, बैंगलोर और दिल्ली वाला, ठीक है। पूरे ग्लोबल लेवल में टॉप पे कौन सा रहा, हानेडा एयरपोर्ट, कहाँ का है ये, टोक्यो जापान का है। फाइन, सीरियम की रिपोर्ट के हिसाब से ये रैंकिंग सामने आई है। देन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा, वी स्टूड एट 4th। कहाँ गया, कहीं लिखा होगा, ये रहा 4th मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड। ये रिपोर्ट क्या बताती है, ये बताती है मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड कौन सी हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मीज कौन से देशों की हैं। तो इंडिया इसमें 4th पोजिशन पे आया है आउट ऑफ 145 कंट्रीज। कितने देशों की स्टडी की गई, 145 कंट्रीज की। एंड ग्लोबल फायर पावर, तो ये ध्यान रखिएगा, फायर पावर इंडेक्स क्या दिखाता है, आपकी आर्मी कितनी स्ट्रांग है ग्लोबली, राइट। टॉप पोजीशन पे कौन रहा, यूएसए रहा, उसके बाद रशिया रहा, फिर चाइना रहा और फिर इंडिया का नंबर आ गया। ओके, यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया। इसके अंदर किन चीज़ों को स्टडी किया गया, ट्रूप की स्ट्रेंथ कितनी है, नेशनल रिसोर्सेज कितने हैं, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, आपके लॉजिस्टिक्स और जोग्राफिकल स्केल और ऑपरेशन करने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें टेस्ट की गई। अपार्ट फ्रॉम द टॉप कंट्रीज, टॉप मोस्ट पावरफुल आर्मीज, उसके अलावा देखिएगा अगर हम बात करें मोस्ट पावरफुल कंट्री इन मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन के अंदर सबसे पावरफुल आर्मी कहाँ की रही, टर्की की रही, जहाँ पे अभी अर्थक्वेक चल रहा है, बिल्कुल का आफ्टर इफेक्ट चल रहा है रादर। और अगर हम बात करें अरब कंट्रीज की सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर या आर्मी किसकी रही, तो इजिप्ट की रही। जब हम आर्मी की बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री पावर इन होल। फाइन, अब ये इंडेक्स है जिसमें आपको टॉप 10 देशों की पूरी सूची दिख जाएगी। यूएस, रशिया, चाइना, ये रहा इंडिया, उसके बाद यूके, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, जापान, फ्रांस एंड इटली। आगे चलते हैं। TCS Infosys रैंक अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विसेज ब्रांड्स ग्लोबली, यानी कि TCS Infosys विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांडों के अंदर शुमार हो गए हैं। पूरे ग्लोब पे सबसे पावरफुल या पावरफुल तो नहीं, वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड जो IT सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके अंदर इंडिया के TCS Infosys भी शामिल हैं। रादर हमारे 4 ब्रांड्स हैं जो यहाँ पे शामिल हुए हैं, अभी देख लेते हैं। सो ये जो रिपोर्ट है, इंडेक्स है, ये कहाँ से निकला है, ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग 2023, ब्रांड फाइनेंस की रैंकिंग आई है। 4 इंडियन कंपनीज हैं जो कि वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विसेज ब्रांड में शामिल हैं। दैट इज अ कमेंडेबल थिंग। टॉप 10 में 4 इंडियन कंपनीज हैं। कौन कौन सी हैं, सबसे पहले TCS है सेकेंड रैंक पे, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज एंड विप्रो, राइट। अब TCS सेकेंड नंबर पे है, तो फर्स्ट पे कौन है, एक्सेंचुअर है। चलो अब यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन कर लेती हूँ, बताइए एक्सेंचुअर के हेड ऑफिस, एक्सेंचुअर का हेड ऑफिस कौन से कंट्री के अंदर है, यानी कौन सी कंट्री की है ये ब्रांड।
है ना। जैसे TCS की हमने बात की, विप्रो की बात की, इन्फोसिस की बात की, वो इंडियन कंपनीज हैं। एक्सेंचर कहाँ की कंपनी है भाई, बताइए। ठीक है, चलते हैं आगे। WEF's जेंडर गैप रिपोर्ट चेंजेस। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, और ये अलग अलग रिपोर्ट्स निकाल के लाता है, और इसकी एक बहुत फ्लैगशिप रिपोर्ट है, यानी जिसके लिए जाना जाता है, ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा कंसिडर की जाती है, दैट इज जेंडर गैप रिपोर्ट। किसी भी देश में जेंडर के ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट के बीच में कितना गैप है, मेन और विमेन के डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये। तो जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर अब से एक चेंज आएगा, एक पैरामीटर और ऐड किया जाएगा। स्टडी कैसे करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, फॉर एग्जांपल राइट टू स्पीच कितनी है, एग्जांपल दे रही हूँ। इसी तरह से अब एक पैरामीटर और ऐड किया जाएगा इस रिपोर्ट के बेसिस पे रैंकिंग को इश्यू करने में, एंड दैट पैरामीटर विल बी पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन एट पंचायत लेवल। तो जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल होता है गवर्नेंस का, पंचायत लेवल जो है, उसमें विमेन का कितना पार्टिसिपेशन है वो भी देखा जाएगा जेंडर गैप रिपोर्ट को बनाने में, और इससे अब इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव होने के चांसेस बहुत बढ़ने वाले हैं। फाइन, अभी की अगर हम बात करें तो इंडिया 146 देशों में से 135 रैंक पे आता है, 1 3 5। ठीक है, हम अगर बोले ना मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल इस तरह से, तो फीमेल 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 बीच में 2 मेल डाल दो तो 1 3 5 ऑड नंबर्स, ये हमारा रैंक है जेंडर गैप रिपोर्ट में, 2022 जेंडर गैप रिपोर्ट के हिसाब से। और अब चांसेस हैं दैट अब अगली जो आएगी जिसके अंदर पंचायत लेवल पे भी विमेन का इन्वॉल्वमेंट स्टडी किया जाएगा, तो हमारी रैंकिंग इंप्रूव होने वाली है। जेंडर गैप रिपोर्ट या जो इंडेक्स है, लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंडेक्स है, जो कि प्रोग्रेस दिखाता है कि जेंडर गैप्स ओवर द टाइम किस तरह के चल रहे हैं, ट्रेंड कैसा चल रहा है, और कब से आ रही है ये, 2006 से ये रिपोर्ट या इंडेक्स सामने आ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में देख लीजिए, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, स्विट्जरलैंड के अंदर है ये, और 1971 में बनाई गई थी। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट बाय ऑक्सफैम। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है जिसके हिसाब से सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थी चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, इस तरह से सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट है। अब इस रिपोर्ट ने कुछ आंकड़े सामने लाए हैं, वो देख लेते हैं फटाफट। इस रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने की है, रिचेस्ट 1% जो लोग हैं इंडिया में, इंडिया की ही स्टडी है रिचेस्ट की, इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट 1% लोग हैं, वो मोर देन 40% कंट्री की टोटल वेल्थ अक्वायर कर रखी है उन्होंने, राइट। तो अगर ये पूरा कंट्री है और उसमें ये 1% रिचेस हैं, तो इनके पास देश की 40% वेल्थ है, अक्यूमुलेटेड है। तो देश की पूरी 40% वेल्थ उन 1% लोगों के पास है, और वहीं पे जो बॉटम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, यानी 50%, जो बॉटम वाले 50% लोग हैं, उनके पास सबको मिला करके 3% ऑफ द वेल्थ है। तो बेसिकली रिच वाले तो बहुत रिच हैं, गरीब वाले बहुत ही गरीब है, और हम जैसे लोग मैक्सिमम यहाँ रिमेनिंग कुछ परसेंटेजेस के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट सामने आई है, इसका नाम था सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, एंड ये फर्स्ट डे ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग के अंदर इशू की गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ एक और जो एस्पेक्ट है वो इसमें उजागर किया गया था कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है अर्निंग्स में, वो भी इंडिया में किस हिसाब की है। तो फीमेल जो होती हैं, फीमेल वर्कर्स, वो 63 पैसे कमाती हैं हर 1 रुपी ऑफ मेल मेंबर के, यानी कि अगर आदमी 1 रुपया कमा रहा है तो उसी सेम जॉब पे, सेम टाइम और सेम मेहनत के जॉब पे भी 63 पैसे फीमेल अर्न कर रही होगी, यानी पेमेंट में भी गैप इस रिपोर्ट ने सामने लाया है। फाइन, अच्छा, ये सारी चीज़ें ना आंसर राइटिंग में भी आपको हेल्प करेंगी जब आप इकोनॉमिक रिलेटेड या जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, जेंडर रिलेटेड हो गया, अपॉर्चुनिटी रिलेटेड हो गया, तो अगर आपको इंडेक्सेस पता होते हैं, रैंकिंग रिपोर्ट्स पता होती हैं, तो आप अपने आंसर को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो विद ऑल दीज फैक्ट्स। नेक्स्ट, इंडिया सरपासेस चाइना टू बिकम मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। बढ़ रही है आबादी, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और अब हम सेकेंड मोस्ट पॉपुलस नहीं रहे, मोस्ट पॉपुलस बन गए हैं। अगेन अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग डेटा देती हैं। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि हम अभी मोस्ट पॉपुलस नहीं बने हैं, जबकि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू WPR जो है वो कहता है हम मोस्ट पॉपुलस, इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलस बन चुका है, उसने चाइना को सरपास कर दिया है। तो अभी हम जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, कौन सी रिपोर्ट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। फाइन, सो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने बोला कि इंडिया ने सरपास कर दिया है, और ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 141.7 मिलियन है, कंपेयर टू चाइना जो कि 141.2 मिलियन है। तो एक
130 करोड़ आबादी नहीं, अब 140 141 करोड़ आबादी बोलना शुरू कर दीजिए, और 17 जनवरी के हिसाब से ये आंकड़ा प्रेजेंट किया जा रहा है। और 50% इंडिया की अगर हम बात करें ना, हम बहुत यंग पॉपुलेशन है, हमारा 50% अप्रॉक्सीमेटली जो पॉपुलेशन है वो बिलो द एज ऑफ 30 है। तो अब हम बहुत ज़्यादा पावरफुल देश की तरह सामने आ रहे हैं, बिकॉज यूथ बहुत ज़्यादा है हमारी पॉपुलेशन के अंदर, और वही सारे प्रोग्रेस से रिलेटेड काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ट्रेजेक्टरी आप देख सकते हो जिसके अंदर इंडिया का प्रोजेक्शन दिखाया जा रहा है और ये वर्ल्ड प्रोजेक्शन जा रहा है। अच्छा, इसी के साथ साथ अभी एक चाइना का भी आएगा कि उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव की तरफ मूव करने लगे, यानी डेथ जो है वो बर्थ को सरपास कर चुकी है। वो भी जब आगे आएगा विल बी स्टडिंग अबाउट इट। सो इंडिया की अगर हम बात करें तो हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है एशिया में और सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शन। उसी के साथ साथ हम सेकंड रैंक करते हैं जब हम राइस प्रोडक्शन, व्हीट प्रोडक्शन या शुगर प्रोडक्शन की बात करें। अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें, हम इंपोर्ट कर रहे हैं आज भी, लेकिन अगर हम शुगर की बात करें तो हम सेल्फ सफिशिएंट भी हैं और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं शुगर के। देन हमारा थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है जब हम क्रूड ऑयल परचेज की बात करें, यानी क्रूड ऑयल की खपत हमारे यहाँ थर्ड लार्जेस्ट है। एंड हम सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं स्टील और गोल्ड के भी। आबादी इतनी है तो कंजम्पशन भी ऑफकोर्स ज़्यादा होना है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है, यानी इंटरनली इंडिया के अंदर ही जो डोमेस्टिक एविएशन एक जगह से दूसरे जगह प्लेन्स जा रहे हैं बट विद इन इंडिया, तो मार्केट में हम थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ की फिगर्स हैं जो आपके सामने रखती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। रिलायंस जियो इज इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड, रैंक्ड 9th ग्लोबली एज पर ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट। ये वही ब्रांड फाइनेंस है जिसने अभी पहले कुछ कंपनीज को रेट किया था या इंडेक्स किया था। अब इसके हिसाब से ग्लोबली रिलायंस जियो जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड उभरा है इंडिया का, और ग्लोबली 9th लेवल पे ये आया है। ओके, ग्लोबल 500 2023 ये रिपोर्ट थी, इसके हिसाब से इंडेक्स सामने आया है। और जियो ने अर्न्स्ट यंग, कोका कोला, एक्सेंचर, पोर्श इन सबको भी पीछे छोड़ दिया है। फाइन, चलिए। द क्यूरियस केस मिसिंग मॉन्यूमेंट्स। ये जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर होती हैं, स्मारक होते हैं जिनको हम कहें, वो गायब हो रहे हैं। 50 ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स डिसअपियर्ड। तो ये एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की रिपोर्ट सामने आई है जिसका टाइटल है इश्यूज रिलेटिंग टू अनट्रेसेबल मॉन्यूमेंट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। भाई मॉन्यूमेंट्स थे, अब ट्रेस ही नहीं हो रहे, पहले तो यहीं पे थे, अब गायब हैं, और उनके लिए क्या किया जाए उससे रिलेटेड ये पूरी रिपोर्ट सामने आई है। और जिसमें 50 इंडिया के 3693 मॉन्यूमेंट्स में से 50 मॉन्यूमेंट्स मिसिंग पाए गए हैं। कुछ के कारण सामने आ चुके हैं, कुछ के सामने नहीं आए। जैसे कि रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ तो मकान बिल्डिंग बनी तो मॉन्यूमेंट्स हटा दिए गए वहाँ से। कुछ केसेस में वो सबमर्ज हो गए, जब बांध बनाए गए और रेजर्वायर्स वगैरह बनाए गए तो पानी वानी में डूब गए साहब, चलो ये भी हो गया। लेकिन कुछ 24 मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि मिसिंग है और उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, और सिर्फ 248 मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड बिठाए गए हैं, जबकि ये जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होते हैं इनके पास सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए, पर बहुत कम ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। तो ये हमारी थोड़ी चिंताजनक विषय है जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्वेश्चन मार्क उठाया है कि ऐसा कैसे। चलिए, ONGC टॉप प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन 21-22। तो सबसे ज़्यादा, हिंदी में पढ़ देते हैं, 2021-22 में ONGC शीर्ष लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, कुछ अधूरा है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। सो सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाली पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी जो कंपनीज होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन सी आई है? ONGC। मैक्सिमम प्रॉफिट्स बनाए हैं ONGC ने 21-22 के अंदर। ठीक है, एक तो ये नाम ध्यान रखिए। इसके बाद कौन से हैं? ऑयल कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड, NTPC, सेल, दे आर फॉलोइंग इट। और अगर हम जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स काम कर रही हैं, ऑपरेशनल हैं, उन सब की बात करें तो 2021-22 में 50.87% का प्रॉफिट इंक्रीमेंट सारी कंपनीज ने शो किया है। उनके प्रॉफिट मार्जिन्स जंप कर गए, नेट प्रॉफिट्स। और कुछ ऐसा नहीं है कि सारी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो प्रॉफिट में ही गई हैं, कुछ लॉस मेकिंग भी रही हैं। तो मेजर लॉसेस किसने खाए हैं? BSNL, MTNL, और उसके अलावा एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग एंड ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ये सबसे ज़्यादा घाटे में रही कंपनीज।
उत्तर प्रदेश टॉप चार्ट्स फॉर मोबाइल गेमिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया, यानी कि उत्तर प्रदेश भारत में मोबाइल गेमिंग गंतव्य के लिए चार्ट में सबसे ऊपर है। भाई कितनी गेमिंग करते हो उत्तर प्रदेश के बच्चों, अच्छी बात भी है बुरी बात भी है, चलो उसमें नहीं जाएंगे, अभी पढ़ रहे हैं। सो उत्तर प्रदेश टॉप चार्ट फॉर मोबाइल गेमिंग डेस्टिनेशन, मोबाइल गेमिंग जो होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश टॉप चार्ट पे पहुंचा है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। लेकिन आपका क्या होगा जनाब अली, पढ़ाई छोड़ करके गेमिंग में मत लगना, गेमिंग में अनलेस आप करियर बनाना चाह रहे हो। सो उत्तर प्रदेश टॉप डेस्टिनेशन बना है, फॉलोड बाय, इसके बाद कौन सी स्टेट्स हैं जिन्होंने गेमिंग के अंदर टॉप चार्ट किया हो या फर्दर नीचे आए हो? महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल। मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग के हिसाब से रिपोर्ट सामने आई है। और जैसा कि मैं बोल रही थी, एक बहुत बड़ा मार्केट है ये, जो कि ऑलरेडी हम इनकैश कर रहे हैं और फ्यूचर स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। सो गेमिंग मार्केट $2.6 बिलियन का फाइनेंशियल ईयर 2022 में वर्थ था और ये $8.6 बिलियन तक पहुंचने के आसार हैं बाय 2027। सो इकोनॉमिक बूस्ट तो ये देने ही वाला है। 17th एनुअल एजुकेशन रिपोर्ट एसईआर 2022, ASER जो है वो एक NGO है प्रथम। वो क्या करता है, बहुत सारे लोगों से सर्वे करते हैं और उसके बेसिस पे एनुअल एजुकेशन रिपोर्ट सामने आती है। यानी बहुत सारे सरकारी स्कूल हो गए, उनमें कितनी गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, टीचर कितने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, फैसिलिटी क्या क्या है, तो ये सब सर्वे बेस्ड रिपोर्ट तैयार करते हैं। एनुअल रिपोर्ट होती है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट सिटीजन लेड सर्वे इन इंडिया, जिसमें कि सिटीजन पार्टिसिपेट कर रहे हों। हर साल कंडक्ट की जाती है 2005 से सभी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर, रूरल डिस्ट्रिक्ट के अंदर की जाती है। और ये इस पर्टिकुलर जो 70th एडिशन था, ये बता रहा था कि भाई जब पेंडेमिक आया था तो उसका इम्पैक्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कितना रहा रूरल इंडिया के अंदर। सो उसकी कुछ की फाइंडिंग्स है वो हम देख लेते हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे उनमें एनरोलमेंट में शार्प राइज देखा गया, यानी बहुत सारे बच्चे एनरोल हो गए, ठीक है। और 16 सालों के अंदर पहली बार इतना शार्प राइज एनरोलमेंट दाखिलों में देखा गया। उसके अलावा लेकिन जो बेसिक लिटरेसी लेवल है बच्चों में, वो उसमें बहुत गिरावट दर्ज की गई। प्री 2012 लेवल तक, यानी 2012 से पहले के समय जो एजुकेशन का लेवल था ना, वहाँ तक बच्चों का एजुकेशन का लेवल पहुँच गया। बस छुट्टियाँ चल रही थी। नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल इंक्रीज, अब कहाँ से कहाँ तक? 2018 में 65.6% था, 2022 में 72.9% नंबर ऑफ चिल्ड्रन का एनरोलमेंट यहाँ देखा गया। देन गर्ल्स की अगर हम परसेंटेज की बात करें जो कि स्कूल नहीं जाती थी, देवर आउट ऑफ स्कूल, तो उसमें भी गिरावट आई है, यानी ज़्यादा बच्चियां स्कूल जाने लगी। पहले 4.1 था जो बच्चियां बाहर थी स्कूल से, अब 2% रह गया। डिक्रीज बड़ी जो गर्ल्स हैं 15 to 16 ईयर्स एज ग्रुप में, वहाँ पे और भी कम हुआ, यानी कि और इस एज ग्रुप की बच्चियां स्कूल जाने लगी। पहले 13.5% था, अब 7.9% रह गया। एवरेज टीचर अटेंडेंस इंप्रूव हो गया। पहले 85% समथिंग टीचर्स आते थे, अब 87% एवरेज टीचर अटेंडेंस हो गया। फिर जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि गर्ल्स टॉयलेट की फैसिलिटी या वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, ये भी इम्प्रूव्ड देखी गई है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, ये MCQ में आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं इस तरह की रिपोर्ट्स से, अनलेस कोई बहुत ही बड़ा रिविलेशन आ गया हो। लेकिन आंसर राइटिंग के लिहाज से रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए आगे। लेकिन आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ट्रेंड। एग्जैक्ट आंकड़े मत याद करो कि 85% था, 72% था, 69% था, अगर आप MCQ वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। लेकिन थोड़ा ट्रेंड फॉलो कर लो, किस चीज़ में बढ़ोतरी हुई है, किस चीज़ में गिरावट आई है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-2021। सो ऑल इंडिया सर्वे किसमें? हायर एजुकेशन के अंदर। तो ये जो सर्वे है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया उसकी रिपोर्ट, और जितने भी हायर लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ना इंडिया में, जो हायर एजुकेशन यानी 12th के बाद वाली जो हायर एजुकेशन बोली जाती है, उनसे रिलेटेड ये रहा। और पूरे इंडियन टेरिटरी में हायर एजुकेशन से रिलेटेड ये रिपोर्ट है। हाईलाइट्स क्या है वो देखते हैं। टोटल एनरोलमेंट हैं जो स्टूडेंट्स के हायर एजुकेशन यानी कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड, वो इंक्रीज हो गए। 2020-2021 में 4.14 करोड़ थे, अब ये 3 बढ़ गए कंपेयर टू 1920 में 3.85 करोड़ थे। तो 3.85 करोड़ से 4.14 करोड़ यानी जंप देखा गया। फीमेल एनरोलमेंट में भी बढ़ोतरी देखी गई, पहले 1.88 थी, अब 2.01 हो गई। अब अगर आपको इसको और बाइफिकेट करना है, लाइक आई सेड आंसर राइटिंग पर्पसेस से इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे, तो आपको और देखना है तो ये पिक्चर डाली गई है, जान करके आप पूरे ग्राफ को स्टडी कर सकते हो। PG में कितने रहे, UG में कितने रहे, और इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू द डिटेल्स एज वेल।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडेक्स रैंकिंग्स एंड रिपोर्ट्स जो नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल के थे। अब हम चलते हैं हमारी सेकेंड कैटेगरी पे विच इज इंटरनेशनल न्यूज। मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए आंसर करने का। आंसर नहीं भी पता तो आई वुड रेकमेंड गूगल करो, क्योंकि जब उंगलियां चलाते हो आप, है ना, ऐसे चलाओ या ऐसे चलाओ, और जब आपको दिखेगा आंसर, आप एक्टिवली ढूंढोगे तो वो आंसर आपके दिमाग में टिकेगा, बिकॉज आपने कॉन्शियस एफर्ट्स किए हैं उसको ढूंढने के लिए, राइट। चलिए, यानोमामी टेरिटरी वेयर अ मेडिकल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर रिसेंटली इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, यानी कि यानोमामी क्षेत्र जहां हाल ही में एक चिकित्सा आपातकाल घोषित किया गया था, किस देश में स्थित है। तो यानोमामी टेरिटरी एक किसी कंट्री में है जहां पे बिल्कुल मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी, सब कुछ रुक गया है, वहाँ पे फूड पैकेट्स वगैरह बांटे जा रहे हैं, कोई बीमारी डिजीज़ फैली हुई है, माल न्यूट्रिशन फैला हुआ है, तो ये कहाँ पे है टेरिटरी, ये आपसे पूछा जा रहा है। देश का नाम बताइए, आंसर मिलेगा। चलिए, इंटरनेशनल न्यूज़ में पहले देखते हैं, क्रिस हिपकिंस रिप्लेस जेसिंडा आर्डन टू एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। सो न्यूजीलैंड की जो पहले प्रधानमंत्री थी जेसिंडा आर्डन, उन्होंने कर दिया था रिजाइन, और उनको रिप्लेस किसने किया है, क्रिस हिपकिंस। और इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान रखिएगा, क्रिस हिपकिंस, फाइन। चलिए, सो बस इतनी सी इसमें बात है और कुछ भी नहीं है। न्यूजीलैंड कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया, अगर आप जानते हो, थोड़ा साइड में आपको न्यूजीलैंड मैप पे दिख गया, थोड़ा विजुअलाइज हो गया। चलो आगे चलो। देन लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा सोन एज 39th प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। ब्राजील के 39th प्रेसिडेंट के तौर पे किसने कमान संभाली है। सो अगर आप लुला डी सिल्वा से याद रखोगे, मुंह पे चढ़ जाता है बहुत, लुला डी सिल्वा, है ना, तो नहीं तो पूरा नाम करना है, तो लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ये 39th प्रेसिडेंट बन गए हैं ब्राजील के, और ये पहले ऐसे ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हैं जो कंसेक्यूटिवली या नॉट कंसेक्टिवली, जो कि 3rd टर्म इन ऑफिस के लिए इलेक्ट किए गए हैं, तीसरी बार, राइट। और ये ब्राज़ील से रिलेटेड कुछ स्टैट है जो कि आप देख सकते हैं। ब्राज़ील पता है कहाँ पर है, तो ये है साउथ अमेरिका, और ये आपको दिख रहा है पूरा ब्राज़ील है। मैप स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैप अगर पता होते हैं, जो भी आप न्यूज़ पढ़ रहे हो ना, वो वाली कंट्री आपके दिमाग में चल जाएगी, और आप याद करना थोड़ा चीज़ों को ईजी बना देती है। Petr Pavel, former chairman of NATO military committee, became the president of Czech Republic. So NATO सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष पेट्र पावेल चेक गणराज्य के राष्ट्रपति बन गए हैं, और ये यूक्रेन के टुवर्ड्स सिंपैथी रखने वाले व्यक्ति हैं। तो अब ये प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो चेक रिपब्लिक के यूक्रेन की तरफ क्या रुझान रहता है, झुकाव रहता है, वो देखने वाली बात है इंटरनेशनल रिलेशन के लिहाज से। पेट्र पावेल प्रेसिडेंट ऑफ चेक रिपब्लिक। नाउ वेयर इज चेक रिपब्लिक? चेक रिपब्लिक, ये आपको यूरोप का मैप दिख रहा होगा, एंड दिस इज चेक रिपब्लिक, फाइन। चलिए आगे, Nguyen Xuan Phuc has announced his resignation recently. He is the president of which country? He was the president, या he is the president. तो Nguyen Xuan Phuc ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? वियतनाम। तो देखो, मैंने वेट किया ना इनका नाम पढ़ने के लिए, मैं फुक गई, मैंने कहा क्या नाम रखा है यार, गुयेन जुआन फुक। तो हम फुक जाते हैं ना, फुक जाना यानी गर्म हो जाना एकदम, क्या है, फुक गए, बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, नाम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ध्यान रख सकते हो, वेट से वियतनाम हो जाएगा, फुक से गुयेन जुआन फुक। देन इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया बिकॉज एंटी करप्शन ड्राइव चल रहा था, चार्जेस वार्जेस लग रखे थे, तो चलो भैया छोड़ो, काम खत्म करो, आगे आइए। इंडिया डिप्लॉयज अ प्लेटून ऑफ वुमेन पीस मेकर्स या पीस कीपर्स टू द यूएन मिशन इन सूडान। सो इंडिया ने विमेन प्लेटून भेजा है पूरा, यानी विमेन की पूरी टुकड़ी भेजी है, विमेन पीस कीपर्स, जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स होती है अलग अलग देशों के अंदर जाकर के वहाँ पीस कायम करने के लिए जो भी यूएन कंट्रीज़ होते हैं जो उसमें पार्टिसिपेटेड हैं, वो अपनी फोर्स भेजते हैं, और इंडिया का इसमें बहुत मेजर रोल है। और हमने इस बार एक प्लेटून विमेन पीस कीपर्स का भेजा है, कहाँ? सूडान के अंदर, और ये अभी तक 2007 से लेके अभी तक सबसे लार्जेस्ट ऑल विमेन प्लेटून हमने डिप्लॉय किया है वहाँ पे। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो 2007 में हम पहले कंट्री बने थे जिन्होंने एंटायरली विमेन कंटिजेंट यूएन पीस कीपिंग मिशन के लिए भेजा था। यूएन पीस कीपिंग मिशन की अगर आप बात करें कब से शुरू हुआ, तो 1948 से शुरू हुआ, और जो कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट में होती हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन में होती है, वहाँ ये ट्रूप्स तैनात किए जाते हैं पीस कीपिंग के लिए। ये लोग ब्लू कैप पहनते हैं, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री एंड पुलिस कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन यूएन पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन। Which country inaugurated the Pokhara Regional International Airport PRIA with the support of China? यानी कि किस देश ने चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? नेपाल। सो चाइना का जो BRI
इनिशिएटिव है, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव, उसके तहत ये जो अलग अलग देशों के अंदर डेवलपमेंट का काम कर रहा था चाइना, है ना। ध्यान हो अगर आपको, पाकिस्तान का भी, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी हम बात करें तो हमारे लिए थ्रेट हो रहा है। वाई? बिकॉज आसपास के जो देश हैं वो चाइना से लोन्स लेकर के और उनके BRI इनिशिएटिव के तहत काफ़ी डेवलपमेंट करवा रहे हैं। उसी के चलते नेपाल के अंदर भी एक एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ विद द फंडिंग फ्रॉम चाइना या सपोर्ट फ्रॉम चाइना, और उस एयरपोर्ट का नाम है पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पूछ लिया जाए पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो नेपाल के अंदर है। किसकी सपोर्ट से बन रहा है? चाइना के सपोर्ट से बन रहा है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, पुष्प कमल दहल प्रचंड, उन्होंने इनॉग्रेट किया इसको। एंड पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है नेपाल चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI कोऑपरेशन का, जो कि चाइनीज लोन असिस्टेंस से बनाया जा रहा है। चाइना बोलती है आप नहीं डेवलप कर सकते अपने देश को, कोई बात नहीं, हमसे लोन लो, है ना। और वो यूजुअली ऐसे देशों को लोन देती है यूजुअली जिनको पता है कि भाई अभी चुका तो पाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, हम धीरे धीरे कैप्चर कर लेंगे जो चीज़ें हमने बनाई हैं, तो इस तरह से हमारा एक्सपेंशन होगा। तो ये एक पीछे का सोच है जो बहुत आगे तक जाती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। चाइना बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड सेकंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। एशिया में, हिंदी में पढ़ते हैं, चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। हाइड्रोजन पावर ट्रेन, हाइड्रोजन को ग्रीन फ्यूल कहा जाता है, कार्बन फुटप्रिंट्स नहीं करता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इस्तेमाल से फ्यूल बनाता है, वाटर एज अ रेजिड्यू बोलें या क्या बोलेंगे, वाटर को हम जो रिलीज़ किया जाता है बाय प्रोडक्ट की तरह रिलीज़ करता है। सो हाइड्रोजन पावर ट्रेन एशिया की पहली और वर्ल्ड की दूसरी किसने स्टार्ट की है? चाइना ने स्टार्ट की है। सो दुनिया की पहली किसने स्टार्ट की थी हाइड्रोजन पावर ट्रेन? जर्मनी ने शुरू की थी। जर्मनी में सितंबर 2022 के अंदर स्टार्ट की थी। राइट, बस इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं और, आगे चलो। अच्छा हाँ, अब अगर हाइड्रोजन पावर ट्रेन की हम बात करें, इंडिया का क्या हुआ भाई? इंडिया नहीं बनाएगी क्या हाइड्रोजन पावर ट्रेन? बनाएगी। हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विन वैष्णव जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई 2023 के एंड तक हमारी भी खुद की इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल्ड ट्रेन आ जाएगी। चाइना बिल्डिंग डैम ऑन यालंगजांगपो रिवर नियर इंडियन बॉर्डर, यानी कि चीन भारतीय सीमा के पास यालंगजांगपो रिवर पर बांध बना रहा है, नदी पर बांध बना रहा है। हमको कैसे पता चला? क्योंकि चाइना ये काम छुप छुप के करेगा। यालंगजांगपो कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्रा, उसको तिब्बत साइड में यालंगजांगपो कहा जाता है। तो जो ये नदी है यालंगजांगपो, इसके ऊपर चाइना बांध बना रहा है और ये हमारे बॉर्डर के पास पड़ती है। अरुणाचल वाला जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो हमारा बॉर्डर शेयर होता है, ये हमको पता चला है सैटेलाइट पिक्चर के द्वारा, और ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। बिकॉज जो ट्राई पॉइंट आता है ना इंडिया, नेपाल और तिब्बत का, वहाँ पे ये बांध बनाने की कोशिश कर रहा है और इस तरह की हरकतें करता रहता है चाइना। तो अब हमारे मिलिट्री को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। देखते हैं क्या लेते हैं। ये यालंगजांगपो से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो आप देख सकते हो। कहाँ एंटर करती है इंडिया में ब्रह्मपुत्रा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है। चाइना's population dropped for the first time since 1961। 1961 से पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना की पॉपुलेशन ड्रॉप होना शुरू हुई है। और ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज जो डेथ रेट है वो ज़्यादा हो गया, बर्थ रेट कम हो गया। ओके, बिगेस्ट डिक्लाइन आया है 1961 के बाद। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ चाइना में स्टार्ट हो चुकी है। और क्यों हुआ होगा ऐसा ज़रा सोचो। वन चाइल्ड पॉलिसी जब चाइना ने चलाई है बहुत दशकों तक, तो उसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। राइट, सो डेथ टोल जो है चाइना में वो मोर हो गया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो बर्थ ले रहे हैं उसके मुकाबले। और अगर हम बात करें 2022 की, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स चाइना के पॉपुलेशन के जो आए हैं उनके हिसाब से रफली 8,50,000 का नंबर की गिरावट दर्ज की गई है। और पॉपुलेशन कहाँ आकर के 2022 के एंड में देखी गई 1.41175। रीजंस एंड ऑल देख लीजिए। सो ये पूरे स्टार्ट है। अगेन आंसर राइटिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 की अगर हम बात करें तो करीब 9.56 मिलियन पीपल का जन्म हुआ और 10.41 मिलियन पीपल ऊपर निकल लिए। ठीक है, चाइना की बर्थ रेट लास्ट ईयर 6.77 बर्ड्स पर 1000 पीपल थी, जो कि अभी तक की सबसे कम है। और पिछले साल ये 7.52 थी, तो अभी तक की लोवेस्ट 6.77 बर्ड्स पर 1000 पीपल।
और चाइनीज़ विमेन जो बर्थ चाइल्ड बेयरिंग एज की हैं, जो कि बच्चों को जन्म दे सकती हैं, और जो वहाँ पे क्या डिफाइन की गई है 25 से 35, 25 to 35 ईयर की जो विमेन हैं जो चाइल्ड बेयरिंग एज मानी जाती है, उसमें भी बहुत गिरावट देखी गई है। 4 मिलियन की गिरावट दर्ज की गई है, और इसी के चलते जो बर्थ रेट है वो रिड्यूस हो गया है। वन चाइल्ड पॉलिसी 1980 से 2015 तक चलाई थी चाइना ने, कि भाई एक ही बच्चा होना चाहिए, एक से ज़्यादा होता है तो बहुत अट्रॉसिटीज से उन बच्चों को भी मारा गया था, ऐसा न्यूज़ और रिपोर्ट्स में सामने आया था। तो इसके नतीजे अब देखने को मिल रहे हैं कि वहाँ पे अब जो यंग पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम है, और बर्थ्स भी बहुत डिक्लाइन हो गई हैं। दूसरा रीज़न ये सामने आ रहा है कि जो हायर एजुकेशन है चाइना में वो बहुत महंगी है, और इसलिए लोग अब दूसरा बच्चा कर ही नहीं रहे। हालांकि जो वन चाइल्ड पॉलिसी है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2016 से ही वन चाइल्ड पॉलिसी को हटा करके अब 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आ गए कि भाई 2 बच्चे तो प्रोड्यूस करो, एक बच्चों से काम नहीं चलेगा, देश नुकसान में जा रहा है। और लोग बोल रहे हैं हम 2 बच्चे अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतनी महंगी हायर एजुकेशन है, कैसे पढ़ाएंगे, राइट। और लोकल गवर्नमेंट्स ने बहुत से मेजर इंट्रोड्यूस किए हैं कि भाई अब ज़्यादा आबादी आप प्रोड्यूस करिए, टैक्स कट्स किए हैं, मेटर्निटी लीव बढ़ाई हैं, हाउसिंग सब्सिडीज़ दी हैं। अब देखो क्या होता है चाइना का। और यहीं हमारे पास बहुत यंग पॉपुलेशन है। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि चलो धुआंधार बारिश करो पॉपुलेशन की, नहीं, कंट्रोल हमें भी करना होगा। लेकिन हम अगर कंपेयर करें तो इंडिया इज़ अ यंग पॉपुलेशन कंट्री कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, और इसीलिए हमारे पास बहुत पावर मानी जाती है। अपकमिंग ईयर्स में हमारी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिल सकता है। विच कंट्री विल इंट्रोड्यूस इट्स स्टैम्प विद जवाहरलाल नेहरूज पोर्ट्रेट ऑन इट्स 75th इंडिपेंडेंस डे, यानी कि कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र के साथ अपनी डाक टिकट जारी करेगा? और ये कर दिया है श्रीलंका ने। श्रीलंका का 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया 4 फरवरी को, और इस दिन ब्रिटिश रूल से उनको आज़ादी मिली थी इन द ईयर 1948। और इसी के कमेमोरेशन में याद में एक स्टैम्प उन्होंने रिलीज़ किया, इशू किया, जिसपे ये वाला नहीं है, है ना, ये तो ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू जी की फ़ोटो थी इसलिए हमने दिखा दिया। तो इनकी पिक्चर के साथ में स्टैम्प रिलीज हुआ है। ओके, देन इंडियन हाई कमीशन टू एस्टैब्लिश हिंदी चेयर एट सबरागमुआ यूनिवर्सिटी। भारतीय उच्चायोग सबरागमुआ विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर स्थापित करेगा। इंडिया के इंडियन हाई कमीशन और श्रीलंका की कौन सी, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? श्रीलंका के अंदर है। श्रीलंका की सबरागमुआ यूनिवर्सिटी के अंदर ये MOU साइन हुआ है कि हिंदी चेयर वहाँ पे स्थापित की जाएगी, जो कि इंडिया के हिस्ट्री, कल्चर, इन सब चीज़ों के बारे में बताएगी। तो दोनों देशों के टाइज भी थोड़े स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। इंटर फैकल्टी यहाँ से फैकल्टीज वहाँ डिप्यूट की जाएंगी, एंड दिस इज हाउ इट विल वर्क। सो इंडिया इज सेट टू स्टार्ट सप्लाइंग डीजल टू विच कंट्री थ्रू अ फ्रेंडशिप पाइपलाइन। भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने के लिए तैयार है? सो मैत्री बात आती है, बांग्लादेश आ जाता है ना। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, जो कि शुरू की जाएगी डीजल सप्लाई के लिए। और ये 131.5 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन रहने वाली है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 126 अराउंड किलोमीटर्स बांग्लादेश में होंगे, 5 किलोमीटर इंडिया के अंदर आएगा। कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेगा? इंडिया के सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में। सो सिलीगुड़ी बेस्ड मार्केटिंग टर्मिनल है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, यहाँ से, और बांग्लादेश के परबतीपुर डिपोट तक ये जाने वाली है, दिनाजपुर, राइट। सो दिस इज, अगर आप मैप पे देखोगे, सो ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, और यहाँ से ये पूरी, सो मेजॉरिटी हिस्सा जो होगा इसका बांग्लादेश के अंदर लाई करेगा, और 5 किलोमीटर है जो इंडिया में आएगा। नेक्स्ट, इजिप्ट प्लान्स टू अलॉट लैंड टू इंडियन यूनिवर्सिटीज इन स्वेज कैनाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि मिस्र स्वेज नहर विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों को भूमि आवंटित करने की योजना बना रहा है। स्वेज कैनाल कहाँ है? अब देखिए, ये वाला हिस्सा आ जाता है, ये सिनाई पेनिनसुला है जो एशिया को अफ्रीका से डिमार्केट करता है। ये इजिप्ट वाला हिस्सा है पूरा, और ये रहा आपका स्वेज कैनाल, जो कि मेडिटेरेनियन सी को इंडियन ओशन या रेड सी से या इंडियन ओशन से कनेक्ट करने के लिए शॉर्टेस्ट रूट बनाता है। तो यहीं पे जो भी इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अलग अलग सब्सिडीज़ और इंसेंटिव्स दे करके इजिप्ट चाह रहा है कि आप आकर के बिजनेस करिए। सो ट्रेड जो है इंडिया और इजिप्ट का, वो अभी करंटली $3.15 बिलियन एक्सीड कर रहा है। इजिप्ट वेलकम करता है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए, ज़्यादा इंसेंटिव्स और फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करना चाह रहा है। एंड इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस वैसे ही स्ट्रॉन्ग है। अभी हमने देखा था कि यहाँ से जो प्रेसिडेंट है वो हमारे रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट बन के भी आए थे। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अग्री किया है इन्होंने कि हम और ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे।
स्विस कैनाल के बारे में आप यहाँ देख सकते हो, कुछ ट्रिविया दे दी गई है कि आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है जो कि कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी और रेड सी को, और जो कैनाल है वो सेपरेट करता है अफ्रीका और एशिया को भी, एंड शॉर्टेस्ट रूट है बिटवीन यूरोप एंड लैंड सराउंडिंग द इंडियन एंड वेस्ट पैसिफिक ओशन। स्विस कैनाल वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेड रूट है पूरी दुनिया में, अप्रॉक्सीमेटली 12% जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो यहीं से होता है डेली। इंडिया साइंड एन अग्रीमेंट विद ऑस्ट्रिया है, ध्यान रखिएगा, फॉर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, माइग्रेशन और मोबिलिटी के लिए भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में एक MOU साइन हुआ है। तो जो लोग यहाँ से वहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए अब ईज हो जाएगी। दूसरी चीज़, वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम भी इसके अंदर शामिल है। टोटल 5 अग्रीमेंट्स हुए हैं, जिनमें से मोटी मोटी बात ये है, और इसके तहत जो इंडियन स्टूडेंट्स ऑस्ट्रिया में पढ़ने गए हैं वो अब काम भी कर सकते हैं 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। देन व्हाट एल्स, ये पहली 27 ईयर्स में, लास्ट 27 ईयर्स में पहली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में कंडक्ट की गई। देन इंडिया साइंस MOU विथ पनामा टू एनहांस कोऑपरेशन इन ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स, यानी कि राजनयिकों के प्रशिक्षण के सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने पनामा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पनामा कहाँ है? सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका को टच करता है ये, मतलब सेंट्रल अमेरिका की सबसे सदर्न मोस्ट कंट्री है ये पनामा, दिख रहा है? ये इधर आपको वेनेजुएला, कोलंबिया, नीचे ये साउथ अमेरिका आ गया, और ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, ये सेंट्रल अमेरिका का हिस्सा माना जाता है, राइट। तो ये पनामा है और इसके साथ में MOU साइन हुआ है। सो दोनों देशों के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं वो मिले और उन्होंने बोला हाँ भाई हमारा ग्रेटर कोलैबोरेशन और लिंकेजेस होने चाहिए हर एस्पेक्ट्स में। और अभी जो 17 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हुआ था इंदौर के अंदर, उसमें पनामा से भी मिनिस्टर्स आए थे। अब चलो बता दो मुझे कि प्रवासी भारतीय दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? बताओ बताओ, बताएंगे? चलिए बताइए, बस इतनी सी बात है। और ध्यान रखिए, कुछ न्यूज़ ना सिर्फ हेडलाइन पर्सपेक्टिव से ही जाननी होती है आपको, और कुछ न्यूज़ होती है जिनको हमको डिटेल में रीड करना है। हर न्यूज़ को डेप्थ में कि मुझे सब कुछ A to Z पता होना चाहिए इस न्यूज़ के बारे में, ऐसे तैयारी मत कीजिएगा। और हर न्यूज़ को मुझे सिर्फ सरफेस में बता दो, टाइम मत वेस्ट करो मेरा, ये भी अप्रोच नहीं होनी चाहिए, राइट। सो यू नीड टू बी वेरी वाइज इन चूजिंग किस चीज़ को डेप्थ में पढ़ना है, किस चीज़ को सर्विस स्टडी करके छोड़ना है। इंडिया आइडेंटिफाइज 2 लिथियम एंड 1 कॉपर माइन इन अर्जेंटीना। सो भारत ने अर्जेंटीना में 2 लिथियम और 1 तांबे की खान की पहचान की है। यहाँ से सेंटर ने टीम भेजी थी 3 जियोलॉजिस्ट की कि आप जाइए, नवंबर के अंदर भेजी थी कि अर्जेंटीना जाइए और वहाँ पे जो पोटेंशियल डिपॉजिट्स हैं उनको ढूंढिए। तो हमारी टीम ने 2 लिथियम और 1 कॉपर की माइन का वहाँ पता लगा लिया है। अगर हम बात करें कि लिथियम के केस में ग्लोबली सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है लिथियम का, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है। और एक ट्राइंगल, लिथियम ट्राइंगल के नाम से कौन सी 3 कंट्रीज जानी जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 3 कंट्रीज कौन सी हैं? बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली। ABC से याद रख लो, ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ये लिथियम ट्राइंगल कहलाती हैं तीनों कंट्रीज। अमेरिका और चाइना भी मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, और इंडिया अभी इन दोनों मिनरल्स के लिए इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, आयात। देन ब्राज़ील डिक्लेयर्स मेडिकल इमरजेंसी इन यानोमामी टेरिटरी। तो मैंने आपसे जो यानोमामी टेरिटरी, जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि यानोमामी टेरिटरी जहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी घोषित हो रखी है वो कौन से देश में है? ब्राज़ील के अंदर है। ब्राज़ील अब आप आइडेंटिफाई कर चुके हो, साउथ अमेरिका के अंदर है कंट्री। और यहाँ पे माल न्यूट्रिशन की वजह से और इलीगल गोल्ड माइनिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो भी फ्यूम्स और गैस और डस्ट और सब निकलती है उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग बीमार हो रहे हैं। और यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी लागू की है ताकि रोक सकें सारी चीज़ें और पहले हालत जो है लोगों की उसको रिस्टोर किया जा सके। सो यानोमामी टेरिटरी कंट्री का लार्जेस्ट इंडिजिनस रिजर्वेशन है, जो कि मतलब एक एरिया है जो कि वेनेजुएला को बॉर्डर करता है। ये पूरा ब्राज़ील दिख सकते हो, और ये एरिया है जहाँ पे इंडिजिनस लोग, वहीं के लोकल लोग रहते हैं अभी भी पूरे इस एरिया के अंदर। और यहाँ पे इलीगल गोल्ड माइनिंग काफ़ी दशकों से हो रही है। साउथ अफ्रीका टू होस्ट 15th ब्रिक्स समिट इन अगस्त 2023। जो ब्रिक्स का समिट होगा 2023 में, जो कि 15th एडिशन होने वाला है, कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका के भी डरबन के अंदर ये होगा। ब्रिक्स क्या है? 5 देशों का एक ग्रुप है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक था, लेकिन फिर 2006 के अंदर जब ये बना था तो ब्रिक की तरह बना था। 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, ब्रिक्स की तरह ये एग्जिस्टेंस में आ गया। क्रोएशिया अडॉप्ट्स यूरो, एंटर्ड बॉर्डरलेस यूरोप क्लब। यानी कि क्रोएशिया ने यूरो को अपनाया और बॉर्डरलेस यूरो क्लब में प्रवेश कर लिया है। क्रोएशिया की अब जो करेंसी है उसने क्या अडॉप्ट कर लिया? यूरो। और
ऐसा एक बॉर्डरलेस यूरोप क्लब है जिसमें कि आप आराम से आ जा सकते हो, पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सेम करेंसी वर्क कर रही है, तो एक उस क्लब का हिस्सा अब क्रोएशिया बन गया है। सो 20th मेंबर बन जाता है यूरो जोन का। यूरो जोन क्या है, उसको यूरो एरिया भी कहते हैं, और बेसिकली इसका मतलब क्या है, वहाँ पे कॉमन करेंसी चलती है, राइट। और क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा बन चुका था 2013 के अंदर। ऑल्सो इट बिकेम 27th कंट्री टू जॉइन शेंगन एरिया। अब ये शेंगन एरिया क्या है, ये वो है जहाँ पे पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर कंट्रोल्स की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे अपने देश में घूमते हो इसी तरह से आप इस शेंगन एरिया में आराम से घूम सकते हो। 27 यूरोपियन कंट्रीज हैं जो इस पूरे एरिया का हिस्सा हैं। ठीक है जी, ओके, चलिए आगे। यूरोपियन यूनियन इनॉग्रेट्स फर्स्ट मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्ट। तो अभी यूरोपियन संघ ने पहले मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्ट का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है ये? सबसे पहली चीज़ तो ये देख लीजिए, स्वीडन, आर्कटिक स्वीडन, यानी स्वीडन में भी बिल्कुल वो आर्कटिक ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, आर्कटिक के पास वाला, वहाँ पे स्वीडन के बिल्कुल आर्कटिक वाले रीजन के अंदर इन्होंने पहला मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्ट लॉन्च कर दिया, एस्टैब्लिश कर लिया है। और स्वीडन के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो सिटी ऑफ किन्नूरा, उसमें एसरेंज स्पेस सेंटर के नाम से इस्टेब्लिश किया गया है। इससे पहले जो यूरोपियन यूनियन का लॉन्च जो होता था सारी सैटेलाइट्स का, वो कहाँ से होता है? फ्रेंच गियाना से होता है, राइट। और व्हाट एल्स, इसका जो इनॉग्रेशन है वो यूरोपियन ऑफिशियल्स और स्वीडिश किंग कार्ल 16 गस्टाफ ने मिलकर के किया है। ठीक है, तो इतना सा ध्यान रखेंगे। अभी तक फ्रेंच गियाना से सारी सैटेलाइट्स लॉन्च होती थी, अब जो भी छोटी मोटी सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहेगा ये, तो वो स्वीडन में इस्टेब्लिश जो इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च पोर्ट किया है वहां से भी कर सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2023 ऑर्गेनाइज्ड इन दावोस। सो दावोस के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की एनुअल मीटिंग 2023 की ऑर्गेनाइज की गई, और ये 53rd एडिशन था जो कि 16 से 20 जनवरी दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में ही ऑर्गेनाइज किया गया। थीम क्या रही? कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। सब बिखरा बिखरा सी दुनिया है पर कोऑपरेट करो भैया आपस में। और WEF है जो बहुत सारी रिपोर्ट्स इशू करता है ना, ये सारी मेजर रिपोर्ट्स WEF की तरफ से आती हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म, एनर्जी ट्रांजिशन, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। और ये WEF के बारे में ट्रिविया है। देन यूनेस्को डेजिग्नेट्स यूक्रेन्स ओडेसा अ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट। ये पूरा उसने टाइटल दिया है, वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट। सो यूनेस्को ने यूक्रेन के ओडेसा को डेंजर साइट में विश्व विरासत नामित किया है। अब इससे क्या होगा भाई, ये हेरिटेज साइट है लेकिन अब डेंजर में हवा है, बिकॉज रशियन जो अटैक हो रखा है यूक्रेन में उसके चलते, तो अब इसके ऊपर थोड़ा प्रोटेक्शन की तरफ एम्फेसिस दिया जाएगा। ओडेसा एक स्ट्रैटेजिक पोर्ट सिटी है यूक्रेन के ब्लैक सी कोस्ट पे, एंड दिस स्टेटस जो मिला है इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ दिस प्लेस। Then recently India has announced the donation of 12,500 doses of pentavalent vaccines to which country? हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों के 12,500 खुराक देने की घोषणा की है? पेंटावेलेंट वैक्सीन क्या होती है उस पर चलें, उससे पहले आंसर देखो। आंसर इज क्यूबा। क्यूबा आप देख सकते हो, ये जो कैरेबियन सी है इसके पास में आपको ये बहुत सारे आइलैंड्स दिखते हैं, और उनमें ये आइलैंड है क्यूबा, गल्फ ऑफ मैक्सिको और ये कैरेबियन सी, और यहाँ पे क्यूबा आइलैंड है। सो क्यूबा कंट्री को हम 12,500 पेंटावेलेंट वैक्सीन देंगे। पेंटावेलेंट वैक्सीन क्या होती है? जो बच्चों को लगती है, जिसमें एक तो DPT का टीका आ जाता है, डिप्थेरिया, वूपिंग कॉफ जिसे पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, और टिटेनस, और साथ ही में हेपेटाइटिस बी एंड हिब यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन में कौन से 5 बीमारियों के टीके शामिल होते हैं? आपको 5 के नाम ध्यान रखने हैं, DPT, हेपेटाइटिस बी एंड हिब, राइट, और ये हम वहाँ पे देंगे। Then world's first vaccine for bees in the US. bees यानी मधुमक्खियाँ। सो अमेरिका में मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीका घोषित किया गया है कि भैया लगाया जाएगा। बीज जो हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इकोसिस्टम बैलेंस और लाइफ पॉसिबल करती हैं, बिकॉज ये पॉलिनेशन करती हैं। पॉलिनेशन होगा तो ही फ्रूट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, और उसी को हम खाएंगे और सारी लाइफ एग्जिस्ट करेगी। हर्बीवोर होंगे, उन्हीं पे कार्निवोर होंगे, एट्सेट्रा। सो बीज बहुत क्रूशियल हैं, और वो अभी एक बीमारी से गुजर रही है जिसका नाम है फाउल ब्रूट। तो पूछा जा सकता है फाउल ब्रूट बीमारी हाल ही में कौन से
क्रीचर में या एनिमल में या इंसेक्ट में देखी गई है, बीज के अंदर देखी गई है और ये बैक्टीरिया से होती है। और इसी के लिए पहली एक वैक्सीन है जो यूएस ने डिक्लेयर किया है। टैलन एनिमल हेल्थ जो कंपनी है वो ये वैक्सीन लगाएगी और ये पहली दुनिया की वैक्सीन हो जाती है। ठीक है जी, और इसके साथ में हमारी इंटरनेशनल न्यूज़ का सफ़र हो जाता है समाप्त। अब हम आते हैं हमारी थर्ड एंड अगेन इंपॉर्टेंट कैटेगरी की तरफ, विच इज़ स्पोर्ट्स न्यूज़। बिल्कुल बिल्कुल, स्पोर्ट्स न्यूज़ मैं सुनाऊं, बताऊं, पढ़ाऊं, उससे पहले आप आंसर करने का ट्राई कीजिए। हु हैज़ वन हर मेडन ग्रैंड स्लैम टाइटल इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? पहली बार कोई ग्रैंड स्लैम टाइटल इस फीमेल ने हासिल किया है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जीत करके। नाम बता दीजिए, कौन से देश को बिलोंग करती है, बता दीजिए अगर पता है तो। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम टेनिस की ही दुनिया से। जो भी न्यूज़ है आपको कैटेगरी वाइज मिलेगी। अगेन स्पोर्ट्स में भी टेनिस की बात करेंगे, बैडमिंटन की बात करेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे, लाइक दैट। सानिया मिर्जा अनाउंसेस हर रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। सानिया मिर्जा ने अब देखो अनाउंस किया, रिटायर होने वाली हैं ये प्रोफेशनल टेनिस से। तो अब सानिया मिर्जा के जितने भी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, आपको एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से पता होने चाहिए। ये रिटायर करेंगी WTA 1000 इवेंट जो दुबई में फरवरी 2023 में होगा। WTA इज व्हाट? विमेन टेनिस एसोसिएशन। मेंस का जो टूर होता है वो ATP करवाता है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। विमेन का जो टूर होता है वो WTA कराता है, विमेन टेनिस एसोसिएशन, और उसका 1000 इवेंट दुबई में चलेगा। उसके बाद ये प्रोफेशनल टेनिस को अलविदा कह देंगी। 2005 में शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ WTA सिंगल्स टाइटल। पहली महिला, पहली इंडियन बनी थी रादर जिन्होंने इंडिविजुअल WTA टाइटल हासिल किया था सिंगल्स। देन टॉप 30 में आ गई थी 2007 तक, और करियर का हाई रैंकिंग जो इन्होंने हासिल किया है वर्ल्ड नंबर 27 इंडिविजुअल रैंकिंग तक ये पहुंची है। इंडिविजुअल रैंकिंग, सिंगल्स रैंकिंग, डबल्स में ये टॉप तक भी पहुंची है, डबल रैंकिंग में टॉप रैंकिंग पे भी पहुंची है। अच्छा, इन्होंने 3 बार मिक्स डबल्स ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया है। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन 2009 में, फ्रेंच ओपन 2012 में, दोनों महेश भूपति के साथ जोड़ी बनाई थी, और फिर 2014 में ब्राजीलियन टेनिस प्लेयर हैं ब्रूनो स्वेरिस, उनके साथ में इन्होंने मिक्स डबल्स जीता था। यहीं पे हम बात करें कि 3 ग्रैंड स्लैम डबल्स भी इन्होंने जीते हैं। ग्रैंड स्लैम डबल जिसमें फीमेल के साथ ही इन्होंने पार्टनरिंग की, मिक्स के अंदर एक मेल एक फीमेल होता है। सो ये जो ग्रैंड स्लैम डबल्स इन्होंने जीते हैं ये मार्टिना हिंगिस के साथ में जीते हैं। विंबलडन 2015 में, US ओपन 2015 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016 में। आपको पता है सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, है ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन की पूरे साल में 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स होते हैं। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है, फिर फ्रेंच आता है, फ्रेंच ओपन जिसे रोलन गैरोस भी कहा जाता है, फिर विंबलडन आता है, और फिर आता है US ओपन। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हर एक जो ये ग्रैंड स्लैम टाइटल है कौन से महीने में होता है, और हर साल किसने कौन कौन सा टाइटल जीता है इंडिविजुअल मेल, इंडिविजुअल फीमेल कैटेगरी, यानी मेंस एंड विमेंस के अंदर। ठीक है जी, चलिए। और किसको हराया ये भी इंपॉर्टेंट है, और जो जीता है वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करता था ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके अगर कोई रिकॉर्ड हो रहे हैं कि भाई इतनी बार ये टाइटल जीत लिया है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। सानिया मिर्जा ने वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग डबल्स कैटेगरी के अंदर हासिल की है, इनके करियर का बेस्ट रहा है। नोवाक जोकोविक विन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 टाइटल। तो 2023 शुरू हो गया, जनवरी के अंदर आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और वो मेन सिंगल टाइटल किसने जीत लिया है? नोवाक जोकोविक ने जीत लिया है, जो कि सर्बिया को बिलोंग करते हैं, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने ये 10th टाइम जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। किसको हराया इस बार? इन्होंने स्टीफानोस सित्सिपास को हराया है और ये टाइटल लिया है। और अभी तक अगर सारे ग्रैंड स्लैम टाइटल्स की बात कर लें, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, US ओपन, तो टोटल 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीत लिए। किसी साल अगर एक खिलाड़ी चारों टाइटल्स जीत ले तो उसको ग्रैंड स्लैम जीत लिया कहते हैं, और कोई एक इंडिविजुअल टाइटल जीते तो ग्रैंड स्लैम टाइटल कहा जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए, ये रहा क्वेश्चन जो मैंने आपसे अभी पूछा था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 विमेन सिंगल विनर, तो पहली बार अपना मेडन ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है अरीना सबलेंका, जो कि बेलारूस की हैं। अरीना सबलेंका, अरीना है ना, जो युद्ध वाली वो होती है ना, गोला होता है, उसको अरीना कहते हैं। और इन्होंने हराया है कजाकिस्तान की एलिना रेबकीना को, राइट। चलिए,
Indian pair of Yuki Bambri and Saket Maineni wins Bangkok Open 2023 टेनिस टाइटल। बैंकॉक ओपन 2023 टेनिस टाइटल इंडियन पेयर हैं, उन्होंने जीता। और इंडियंस कहीं भी जाके कुछ भी इंटरनेशनल फ्रंट पे लेकर के आते हैं, जीत के आते हैं किसी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट का, आपको पता होना चाहिए। सो यूकी साकेत कौन सा ओपन है ये? बैंकॉक ओपन 2023 टेनिस, थाईलैंड के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। विक्टर नाका ने वन मलेशिया ओपन बैडमिंटन टाइटल। मलेशियन ओपन बैडमिंटन टाइटल बैडमिंटन से रिलेटेड है, नाम से समझ में आ रहा है। किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने, जो कि डेनमार्क के हैं, और आकाने यामागुची जो कि जापान की हैं। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023, पॉपुलरली इसको इंडिया ओपन 2023 कहा जाता है, लेकिन ऑफिशियल नेम है इसका योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023। इंडिया के अंदर ही कंडक्ट हुआ, नई दिल्ली में 17 to 22 जनवरी के बीच में। पिछले साल तो इंडियंस काफ़ी सारे जीते थे इस टूर्नामेंट के अंदर। इस बार जो खिताब है वो बाहर के देशों के पास गया है। मेंस सिंगल के अंदर थाईलैंड ने डिफीट किया है डेनमार्क को, थाईलैंड से कुनलवुत विदित्सान इज द विनर। और विमेन के अंदर कोरिया से आन सियोंग ने हराया है आकाने यामागुची जापान को। जर्मनी वन हॉकी वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। कहाँ हुआ ये हॉकी वर्ल्ड कप? FIH हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में ही हुआ, बिल्कुल ओडिशा के अंदर। तो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर के अंदर फाइनल खेला गया और उसके अंदर जर्मनी जीता है। हराया किसको? बेल्जियम को हराया 5-4 पेनल्टी शूट आउट के अंदर। और विनर्स की लिस्ट देख लीजिए, इंडिविजुअल जो होते हैं, तो बेस्ट प्लेयर मिला है निकलास वेलेन को जर्मनी से, बेस्ट गोलकीपर विंसेंट वनाश बेल्जियम से, और फेयर प्ले अवार्ड गया है बेल्जियम को। सो जर्मनी ने जीता है FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023। और इसके अंदर कुछ बताने की बात नहीं, हो गई सारी। चलिए, FIH पार्टनर्स विद JSP फाउंडेशन फॉर हॉकी डेवलपमेंट एंड मेंस वर्ल्ड कप। FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पार्टनर किया JSP फाउंडेशन के साथ। नाउ व्हाट इज दिस JSP फाउंडेशन? JSP फाउंडेशन एक सोशल आर्म है जिंदल स्टील एंड पावर का। जिंदल स्टील आपने सुना होगा ना, उसी का सोशल आर्म यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला विंग जो होता है, सोशल इश्यूज या प्रोजेक्ट्स के अंदर जो इन्वॉल्व होता है, वो है JSP फाउंडेशन। इसके साथ हाथ मिलाया है FIH ने, क्यों? अपने हॉकी के डेवलपमेंट के लिए। और मेन हॉकी वर्ल्ड कप के ये क्या बनेंगे? ग्लोबल पार्टनर। तो सो एंड सो प्रेजेंट्स हॉकी वर्ल्ड कप लाइक दैट। सो ग्लोबल पार्टनर JSP फाउंडेशन रहे हॉकी वर्ल्ड कप के। देन बार्सिलोना वन स्पेनिश सुपर कप फॉर 14th टाइम। स्पेनिश सुपर कप किसने जीता? बार्सिलोना ने जीता, 14th टाइम जीता है, हराया है रियल मैड्रिड को। बार्सिलोना स्पेनिश सुपर कप, ओके। एंड रियल मैड्रिड 12 टाइम टोटल इसको जीत चुके हैं और 1982 से खेला जा रहा है। कुछ चीज़ें आपको सीधे सीधे फैक्ट दिमाग में डालने, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है। फ्रांस कैप्टन ह्यूगो लोरिस रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। अब देखो, वैसे तो बहुत सारे प्लेयर्स रिटायर होते हैं, लेकिन अगर कोई कप्तान पोजीशन से रिटायर होता है तो आपको ध्यान थोड़ा रखना है। फ्रांस के कैप्टन ह्यूगो लोरिस रिटायर हुए हैं और इन्होंने 4 वर्ल्ड कप्स में एंड 3 यूरोज के अंदर रिप्रेजेंट किया है अपनी टीम को। और उन्होंने ले ब्लूज को वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी दिलवाते टाइम कैप्टनसी संभाली है 2018 के अंदर। तो पूछा जा सकता है ह्यूगो लोरिस कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, या कौन सी टीम से जुड़े हुए हैं, कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे, एक्सेट्रा। लियोनेल मेसी चोजन एज द बेस्ट प्लेयर फॉर 2022 बाय इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। सो IFFHS के हिसाब से बेस्ट प्लेयर फॉर 2022 खिताब किसको गया? लियोनेल मेसी को गया। इतना ही नाम ध्यान रखना है, बात याद रखनी है। लियोनेल मेसी को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ इतिहास और सांख्यिकी द्वारा 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट भाई, इंडिया है और क्रिकेट है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेक्सा BCCI इंट्रोड्यूसेस न्यू सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर टीम इंडिया। सो डेक्सा के नाम से BCCI ने टीम इंडिया के लिए नया चयन मानदंड सामने पेश किया है। नाउ व्हाट इज दिस डेक्सा, यू नीड टू अंडरस्टैंड। बट बिफोर दैट ये समझो कि जब भी मैचेस खेले जाते हैं, कभी किसी को चोट लग गई, कभी कुछ हो गया, कभी किसी की परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई, किसी की हड्डी टूट गई, किसी को फ्रैक्चर हो गया, तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए एक नया क्राइटेरिया डाला गया है कि जब टीम सिलेक्शंस होंगे उससे पहले आपको इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ेगा, कुछ टेस्ट को आपको पास करना पड़ेगा, राइट। उनमें से डेक्सा है। और इसके लिए जो मीटिंग बुलाई गई, एक तो BCCI प्रेजिडेंट रॉजर बिनी, सेक्रेटरी जय शाह, उन लोगों ने मिला, इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा, हेड कोच राहुल द्रविड़, सिलेक्टर चेतन शर्मा, NCA नेशनल
क्रिकेट एकेडमी डायरेक्टर VVS लक्ष्मण, इन सब की मौजूदगी में ये डिसीजन लिया गया कि एक नया क्राइटेरिया आएगा जिससे कि फिटनेस जो है प्लेयर्स की वो हम असेस कर पाएँ सिलेक्शन करने से पहले, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो टीम सिलेक्शन से पहले ही बाहर हो जाओ। टीम में आप आगे और उसके बाद आप इंजर होकर या परेशान होकर बैठ रहे हो तो टीम की रिजल्ट्स सफ़र करते हैं। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर दो चीज़ें रखी गई हैं, एक तो योयो टेस्ट और एक डेक्सा। योयो टेस्ट पहले भी था जब नाम एक तो हमारे दिमाग कोहली, विराट कोहली जब कैप्टनसी संभाल रहे थे तो योयो टेस्ट उस समय भी था। उसमें क्या होता है, बेसिकली एरोबिक एंड्योरेंस फिटनेस होती है। 20 मीटर्स अपार्ट मार्कर्स प्लेस किए जाते हैं और आपको रनिंग करके दिखाना है कि भाई आप कितने एरोबिक आपकी जो स्किल्स हैं, आप एंड्योरेंस कितना कर पा रहे हो, आप कितने रेडी हो भागा दौड़ के लिए, राइट। देन पहले इसका पासिंग स्कोर 16.1 था, इसको बढ़ा के फिर 16.5 कर दिया गया था। देन डेक्सा, ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है, ये बोन डेंसिटी टेस्ट होगा। डेक्सा क्या है? बोन डेंसिटी टेस्ट, जो कि एक्सरे टेक्निक से देखा जाएगा कि आपकी बोन स्ट्रेंथ कितनी है। ऐसा नहीं थोड़ी बॉल लगी फ्रैक्चर हो गया तो फिर आप टीम सफ़र कर रही है, तो पहले आपका बोन डेंसिटी टेस्ट चेक हो जाएगा। कोई रिस्क है, अगर आपके डेफिशिएंसीज हैं, कुछ हैं, तो आप पहले ही बाहर रहिए साहब, राइट। तो इससे आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन, बॉडी फैट कितना है, मसल मास कितना है, बोन डेंसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी। सूर्य कुमार यादव becomes fastest player to reach 1500 runs in T20 इंटरनेशनल। सूर्य कुमार यादव T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सूर्य कुमार यादव जो कि छाए रहे अभी जो भी मैचेस हुए उनके अंदर, और फास्टेस्ट 1500 T20 इंटरनेशनल किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड, कितनी गेंदों में ये रन बनाए उसमें सबसे फास्टेस्ट बन गए हैं ये, ठीक है। कितनी इनिंग्स में बनाए वो नहीं, दो तरह से हम फास्टेस्ट जज कर सकते हैं, कितने इनिंग्स या मैचेस में बनाए या कितनी बॉल्स में बनाए। तो नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड में 1500 रन सबसे फास्टेस्ट इन्होंने बनाए हैं, लेकिन अगर हम इन टर्म्स ऑफ इनिंग्स की बात करें तो थर्ड फास्टेस्ट इनके हैं, ओके। और फास्टेस्ट बैटर्स जो हैं, जिन्होंने फास्टेस्ट सबसे कम इनिंग्स के अंदर 1500 रन बनाए हैं, उनके अंदर विराट कोहली, KL राहुल, देन ऑस्ट्रेलिया से आरन फिंच, पाकिस्तान से बाबर आजम, ये सारे लोग शामिल हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ICCI अवार्ड्स आते हैं जो कि 2022 के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, घोंट के पी लेना, ऐसे कीजिएगा। सो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किस लिए दी जाती है? सबसे पहला सवाल ये बनता है। तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए दी जाती है, ये बाबर आजम पाकिस्तान से मिली। फिर रेचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी किस लिए दी जाती है? विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए दी जाती है, इंग्लैंड की नैताली स्काइवर को ये मिली, ठीक है जी। उसके अलावा देख लीजिए, अब ये देखो 3 कैटेगरीज हैं, टेस्ट क्रिकेट, ODI, T20 इंटरनेशनल। तीनों में मेंस के अंदर कौन प्लेयर ऑफ द ईयर रहा या क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहा? मेंस में टेस्ट क्रिकेट में बेन स्टोक्स इंग्लैंड से, वनडे इंटरनेशनल में बाबर आजम जो कि प्लेयर ऑफ द ईयर भी रहे, T20 इंटरनेशनल के अंदर सूर्य कुमार यादव इंडिया से, ठीक है। तो अभी हमने T20 इंटरनेशनल में देखा था फास्टेस्ट 1500 रन्स वाला भी, तो यहीं पे ये फिट हो जाते हैं। अब हम आते हैं विमेन कैटेगरी में। विमेन में टेस्ट वाला स्कोप ही नहीं, मतलब है ही नहीं ऑप्शन, तो वनडे इंटरनेशनल और T20 इंटरनेशनल। विमेन में वनडे इंटरनेशनल में नैताली स्काइवर जिनको प्लेयर ऑफ द ईयर भी मिला, और T20 इंटरनेशनल के अंदर तालिया मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया से, राइट। फिर मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर साउथ अफ्रीका से मिला है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया से है। विमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह को इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर विमेन कैटेगरी के अंदर। देन डेविड शेफर ट्रॉफी किसको दी जाती है? सो बेस्ट अंपायर को या अंपायर ऑफ द ईयर को दी जाती है, रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड से, राइट। एंड देन स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड आ जाता है आसिफ शेख नेपाल से। सो थोड़ा सा एसोसिएशंस बिठा के याद करोगे, फटाफट याद हो जाएंगी चीज़ें। और अगर मैच फॉलो करते हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैच फॉलो नहीं करते हो, मेरे जैसे हो जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा टेक्निक लगा के याद करना पड़ेगा। शुभमन गिल ब्रोक रिकॉर्ड ऑफ विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर। शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, एंड ये बन गए 5th इंडियन प्लेयर जिन्होंने डबल 100 या डबल सेंचुरी वनडे इंटरनेशनल में लगाई है, और इन्होंने ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फीट हासिल किया। तो 5th प्लेयर, वो 5 लोगों के ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं ये, बट दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इज ही इज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर एट द एज ऑफ 23 इन द वर्ल्ड टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन ODIs। सो 23 साल की उम्र में यंगेस्ट खिलाड़ी जिसने डबल सेंचुरी बनाई हो वनडे इंटरनेशनल में कौन बन गए? शुभमन गिल बन गए। एंड उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा शिखर धवन, विराट कोहली का भी, फास्टेस्ट इंडियन बैट्समैन टू स्टोर 1000 ODI रन इन 19
इनिंग्स, 19 इनिंग्स में 1000 रन इन्होंने पूरे कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद भी देखिए इन्हीं से रिलेटेड एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ 5 इंडियन बैट्समैन जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई है, कौन कौन रहे हैं इंडिया से? सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन और अब शुभमन गिल। इंडिया के सचिन तेंदुलकर पहले बैट्समैन थे जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में, और रोहित शर्मा ने 3 डबल सेंचुरी, मोस्ट डबल सेंचुरी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया से किसने बनाई है? रोहित शर्मा ने बनाई है। तो कुछ और रिलेटेड आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं। इंडिया विंस द इनॉग्रल विमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप टाइटल। भारत ने फर्स्ट महिला अंडर 19 T20 विश्व कप खिताब जीता है। अब कुछ मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट ये बोलेंगे, जो कि कई बार बोल देते हैं कि मैम अंडर 19 भी पढ़ाओगे क्या, अंडर 17 भी पढ़ाओगे क्या? हाँ जी, जहां पहली बार कुछ विश्व लेवल पे बड़ा करके आए हैं, हम प्रेस्टीजियस करके आए हैं, तो वो आपको पढ़ना चाहिए। एग्जामिनर इसलिए नहीं रुकेगा कि अरे ये तो अंडर 19 का क्वेश्चन है, मैं नहीं पूछता हूँ। अगर वो बहुत पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ हम ग्लोबल लेवल पे अपनी छाप छोड़ के आ रहे हैं, बड़ा कुछ इवेंट था, तो बिल्कुल आपको पढ़ना ही है। सो इंडिया ने जीता इनॉग्रल विमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप। किसको हराया? इंग्लैंड को हराया, 7 विकेट से हराया। ओके, और ये साउथ अफ्रीका के अंदर खेला गया। और बीसीसीआई सेक्रेटरी जो है उन्होंने 5 करोड़ रुपीस की राशि पूरी डिक्लेयर की पूरे इंडियन स्क्वाड के लिए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला ग्रेस स्काइविंस को, इंग्लैंड की हैं, एंड प्लेयर ऑफ द मैच तीता साधु। ओके, चलिए, कैप्टन कौन थी टीम की? शफाली वर्मा। देन कमिंग ओवर टू चेस। So Pranesh from Tamil Nadu becomes 79 Grand Master Decree of India. Grand Master भी समझिए। So 79th Grand Master कौन बन गए? तमिलनाडु से प्रणेश बन चुके हैं, और उससे पहले 78 ग्रैंड मास्टर कौस्तव चैटर्जी वेस्ट बंगाल से बने थे। तो हर बार जो भी नए ग्रैंड मास्टर आते हैं, टोटल कितने ग्रैंड मास्टर हो गए हैं, लेटेस्ट कौन सा है, ये नाम थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु से काफी सारे ग्रैंड मास्टर्स निकले हैं, इनफैक्ट कई सारे स्टेट से निकले। कोनेरू हम्पी विन सिल्वर एट वर्ल्ड चेस ब्लिट्ज चैंपियनशिप। वर्ल्ड लेवल पे जो चेस की चैंपियनशिप्स होती हैं, क्लासिक चैंपियनशिप होती है, रैपिड चैंपियनशिप होती है, ब्लिट्ज चैंपियनशिप होती है। सो कोनेरू हम्पी ने ब्लिट्ज चैंपियनशिप के अंदर सिल्वर हासिल किया है। और इन सबको इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो होती है वो ऑर्गेनाइज करवाती है। ये जो चैंपियनशिप थी अल्माटी कजाकिस्तान के अंदर खेली गई, कजाकिस्तान ने ही जीता इसको, हमने सिल्वर लिया है, विनर कजाकिस्तान की ही टीम रही है। कोनेरू हम्पी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप भी 2019 के अंदर जीती थी पहले ना। मेन सेक्शन की अगर हम बात करें, मैग्नस कार्लसन जो हैं उन्होंने इस ब्लिट्ज चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड हासिल किया है, और वो पहले प्लेयर बन जाते हैं चेस हिस्ट्री में जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स के अंदर गोल्ड ले लिया है, क्लासिक चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी, रैपिड वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी, और ब्लिट्ज वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी एट द सेम टाइम, एक ही साल। ठीक है, देन वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप के बारे में थोड़ा देख लीजिए। अभी हमने ब्लिट्ज चैंपियनशिप के रिजल्ट्स तो देख ही लिए, कोनेरू हम्पी सिल्वर लेकर के आई है, मैग्नस कार्लसन ने गोल्ड लिया है। इंटरनेशनल चेस गवर्निंग बॉडी फीडे जो होती है वो ऑर्गेनाइज करवाती है वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप साल के एंड में। ठीक है, इस साल ये पिछले साल यानी 2022 में कहाँ हुई है? कजाकिस्तान की कैपिटल अल्माटी के अंदर कंडक्ट की गई थी। ईयर एंड का क्वेश्चन है, यहाँ डाल दिया गया है। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। अब हम बात करते हैं रैपिड चेस चैंपियनशिप की। ब्लिट्ज की हमने पहले ही बात कर ली। रैपिड के अंदर मेंस टाइटल किसने जीता? मैग्नस कार्लसन नहीं जीता। कहाँ के हैं ये? नॉर्वे के हैं। विमेंस टाइटल चाइना की ग्रैंड मास्टर टैन जोंगी ने जीता है, चाइना ने जीता, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। और इंडिया से सविता श्री जो हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो इंडिया से 3 ही लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने फीडे की रैपिड या ब्लिट्ज या क्लासिक चैंपियनशिप्स को जीता हो या कोई भी मेडल उसमें लिया हो। एक हो गए विश्वनाथन आनंद, दूसरी हो गई कोनेरू हम्पी, और तीसरी हो जाती है सविता श्री। ठीक है, सो विश्वनाथन आनंद, कोनेरू हम्पी, सविता श्री, तीनों से रिलेटेड कभी पूछ लिया जाए कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? चेस से जुड़े हुए हैं। फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 जो हैं वो अस्ताना कजाकिस्तान में अप्रैल 7 से मई 1 होंगी। फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप मतलब क्लासिक वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी ये। ठीक है, ब्लिट्ज हो चुकी है, रैपिड हो चुकी है। Only 3 Indians, Vishwanathan Anand, Koneru Humpy and Savitha Shri have won medals at FIDE World Rapid and Blitz Chess Championship. विश्वनाथन आनंद ने गोल्ड मेडल लिया था रैपिड और ब्रॉन्ज लिया था ब्लिट्ज चैंपियनशिप में 17 के अंदर। ये फीडे से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। दिव्या देशमुख becomes the youngest to retain national women's chess title. दिव्या देशमुख, अब देखिए यहाँ पे 2 न्यूज़ छुपी हुई हैं। पहली
कि जो नेशनल विमेंस चेस टाइटल है वो सबसे यंगेस्ट अभी तक नेशनल विमेन चैंपियन कौन रही हैं? तो आंसर इज दिव्या देशमुख। अब ये टाइटल जब आप देखोगे, दिव्या देशमुख बिकम्स द यंगेस्ट टू रिटेन द नेशनल विमेंस चेस टाइटल, यानी पिछले साल भी विनर थी और इस बार भी उन्होंने उस पोजीशन को रिटेन किया, यानी होल्ड किया, इस बार भी वही विनर रही हैं। तो दिव्या देशमुख राष्ट्रीय महिला शतरंज खिताब बरकरार रखने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। अब उम्र से कुछ लेना देना नहीं है, नेशनल चेस चैंपियनशिप चल रही है। सो 10 मंथ्स पहले इन्होंने फर्स्ट टाइम जीता था ये खिताब, अब उसको रिटेन किया है। यंगेस्ट नेशनल विमेन चेस चैंपियन दिव्या देशमुख कहाँ से हैं? ये नागपुर से हैं। ओके, और ये विमेन ग्रैंड मास्टर भी रह चुकी हैं 2021 में। ओके, एक है ग्रैंड मास्टर कैटेगरी होती है और एक होती है विमेन ग्रैंड मास्टर। सो विमेन ग्रैंड मास्टर 2021 की भी दिव्या देशमुख रह चुकी हैं। एंड देन नेक्स्ट न्यूज इज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 टॉर्च थीम सॉन्ग एंड मैस्कॉट अनवील। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ होंगे? 2023 में मध्य प्रदेश के अंदर, और ये चल रहे मतलब अब तो वाइंड अप हो गए हैं। 5th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मध्य प्रदेश ने होस्ट किया 31 जनवरी से 11 फरवरी। एंड चलो क्वेश्चन पूछ लूँ, अब तो निकल गई ना। विनर का नाम बता दीजिए। हालांकि हम फरवरी की मंथली करंट अफेयर में पढ़ेंगे, पर हम श्योर अगर आप डेली वीकली फॉलो कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, परचम से ही नहीं, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। आंसर लिख के बताइए। और मैस्कॉट जो रहा वो आशा, और जो थीम सॉन्ग था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, और जो टॉर्च था उसका नाम अमरकंटक रखा गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे उनके अंदर वाटर स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया। कायाकिंग, कनोइंग, कैनोए सलाम, फेंसिंग, ये सारे भी ऐड किए गए। और इससे पिछला जो 4th खेलो इंडिया गेम्स थे वो कहाँ हुए थे? हरियाणा के अंदर हुए थे यूथ गेम्स। और ये सारे आपको वेन्यू, विनर और रनर अप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 18 में नई दिल्ली ने होस्ट किया था, 19 में पुणे ने, 20 में गुवाहाटी ने, 21 में पंचकुला हरियाणा ने, 22 वाले मध्य प्रदेश ने होस्ट किए हैं। विनर्स हैं, और इस बार का जो विनर है वो आप मुझे बताएंगे। देन नेशनल स्क्वे चैंपियनशिप, अब ये कुछ नया सुनने में आ रहा है। स्क्वे क्या है? स्क्वे एक एंशियंट ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है जम्मू एंड कश्मीर का। सो नेशनल स्क्वे चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवाता है स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इस बार इसको जम्मू एंड कश्मीर स्क्वे एसोसिएशन ने होस्ट किया। विनर भी जम्मू एंड कश्मीर रहा। 2nd नंबर पे मध्य प्रदेश और 3rd नंबर पे ओडिशा आया इसके अंदर। ठीक है, तो स्क्वे क्या है आपको पता होना चाहिए। ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म है कश्मीर का, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेशनल मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 ऑर्गेनाइज की गई कहाँ? हिसार हरियाणा में। 6th एलीट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये पूरा इसका टाइटल रहा, हिसार हरियाणा में हुई। और इसमें कुछ नेम्स हैं जो कि आप ध्यान रख लीजिए, काफ़ी सारे नेम्स हैं अलग अलग कैटेगरी में। वैसे शिव थापा जो कि 63.5 kg कैटेगरी, और मोहम्मद हुसामुद्दीन 57 kg कैटेगरी के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता। अगर हम ओवरऑल टीम वाइज बात करें तो सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो SSCB है वो विनर रहे। रेलवे टीम 2nd आई, पंजाब 3rd आया। एंड विद दिस वी आर डन विद जनवरी 2023 करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर। मैंने ऑलरेडी आपको मंथली मैगजीन के बारे में बता दिया जो सॉफ्ट फॉर्म में मिलेगी, सब्सक्रिप्शंस के बारे में बता दिया है। जो वीडियो अगर आपके मिस हो गए हो मंथली के, तो आप प्लेलिस्ट आकर के रेफर कर लीजिए, 2022 की प्लेलिस्ट रेफर कर लीजिए। तो इसके साथ इस पूरे महीने की तो खत्म होता है। अब हम 6 मंथ करंट अफेयर लेकर के आएंगे वेडनेसडे से, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके। चलिए, लेट अस एंड द सेशन ऑन अ वेरी थॉटफुल कोट। द लॉन्गर यू एंटरटेन व्हाट्स नॉट फॉर यू, द लॉन्गर यू एंटरटेन व्हाट्स नॉट फॉर यू, द लॉन्गर यू पोस्टपोन व्हाट इज। जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों को एंटरटेन करेंगे, उन चीज़ों को वेलकम करेंगे या झेलेंगे जो आपके लिए नहीं बनी, वो लोग भी हो सकते हैं, वो करियर भी हो सकता है, वो फूड हैबिट चॉइसेस, बॉडी स्टाइल, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक आप ऐसी चीज़ें एंटरटेन कर रहे हो जिनके लिए आप नहीं बने हो, पीयर प्रेशर में आप ऐसे करियर ऑप्शन चूज कर रहे हो जो आप करना ही नहीं चाहते, चल तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करो, चलो मैं भी कर लेता हूँ। अच्छा, तुम इस पर्टिकुलर NGO में लग रहे हो, चलो मैं भी लग जाता हूँ, राइट। अच्छा, तुम टीचर बनने जा रहे हो, चलो मैं भी बन जाता हूँ। लेकिन हालांकि आपके अंदर जो टैलेंट है वो उससे मैच ही नहीं करता, आप करना कुछ और ही चाहते हो, राइट। या फिर मम्मी पापा के कहने पे आप कुछ करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ भी चीज़ हो सकती है। आपको फॉर एग्जाम्पल वेजिटेरियन पसंद नहीं है या नॉन वेजिटेरियन पसंद नहीं है, बट यू आर एंटरटेनिंग समथिंग विच इज़ नॉट मेंट फॉर यू। जब तक आप ये करते रहेंगे, दूसरों के हिसाब से अपने आप को लीड करेंगे, तब तक जो एक्चुअली आपके लिए है आप उसको पोस्टपोन करेंगे, वो डिले कर देंगे। हो सकता है आप क्रिएटिव एरियाज़ में बहुत अच्छे हो, लेकिन आपने एक ऐसी चीज़ पे आप लग गए जो आपके लिए बनी नहीं है, तो वो क्रिएटिव चीज़ वेट कर रही है कि कब आप लौटोगे, गलत रास्ते पे निकल गए और कब मुझे लोगे और
तब आप शाइन करोगे। आपने देखा होगा बहुत लोग लेटर इन देयर लाइफ बहुत कमाल कर जाते हैं और पूरी जिंदगी उन्होंने कुछ ज़्यादा कमाल नहीं किया होता। वाई? बिकॉज दे समहाउ वर एंटरटेनिंग व्हाट वाज नॉट मेंट फॉर देम। कई बार जान करके, कई बार अनजाने में हमें पता ही नहीं होता हम किस चीज़ के लिए बने। सो कोशिश कीजिए, फाइंड आउट कीजिए व्हाट आर योर इंटरेस्ट, व्हाट इज़ योर पर्पस इन लाइफ। आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कैसा दिखना चाहते हो, कैसा खाना चाहते हो, सब कुछ आप जो चाहते हो उस हिसाब से अगर करोगे, वाकई में खुद को फाइंड आउट करोगे, तो यू विल रियली नो व्हाट यू आर मेड ऑफ एंड व्हाट यू आर मेड फॉर। और तब मज़ा आएगा काम करने में, रहने में। पीयर प्रेशर नहीं, फ्रेंड सर्कल का प्रेशर नहीं, फैमिली का प्रेशर नहीं, खुद से ही झूठी एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर नहीं, बट योर ट्रू सेल्फ विल बी रिवील्ड। तो जितना खुद से सच्चे रहेंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसा रहना है, उतना ही मज़ा आएगा जीने में, राइट? सो दिस इज़ अ स्मॉल थॉट। कहा तो किसी और ने है, मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। जल्दी ही मिलते हैं 6 मंथ्स करंट अफेयर में। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा।